नमस्कार। प्लेटिनम पब्लिकेशन की तरफ से सभी पाठकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं और मैं यही चाहता हूं कि आप सब हमसे जुड़ते रहें। अभी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये लाइव शुरू हो रहा है तो आप इस लाइव का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स और व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी ये जो चर्चा है मनमोहन भाटिया जी के साथ वो बहुत अच्छी बन सके। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनमोहन भाटिया जी का जो प्लेटफॉर्म्स के पहले सेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन और अलग अलग नई नवीन विधाओं में कहानियां लिखते रह रहे हैं। तो नमस्कार मनमोहन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी जैन जी। बस तो सब बढ़िया, आप बताइए। थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेट स्लो हो जाने की वजह से शायद। जी। हम्म, मैं जस्ट सेकंड पाठकों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मनमोहन जी इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी नवीन उपन्यास, जो कि सबसे बड़ा उपन्यास है अभी तक के उनके लेखन जीवन का, नयन ग्रह। मनमोहन जी आपसे ही पूछते हैं कि ये जो नयन ग्रह है, इसकी परिकल्पना की पूरी सोच किस तरह से, इसकी प्रक्रिया रही, कैसे ये किताब आज अपने स्वरूप में आ पाई, इस पूरी जर्नी के बारे में आप पाठकों को बताएं। जयंत जी, ये तो एक फैंटेसी नॉवल है। इसका तो श्रेय मैं आपको देता हूँ कि आपने हिंट दिया कि फैंटेसी नॉवेल्स की जो है हिंदी साहित्य में, प्रिंट मीडिया में बहुत कमी है। प्रिंट क्या, मैं तो अगर ऑनलाइन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर भी देखूं तो फैंटेसी बहुत कम है। आपने हिंट दिया और उसके बाद मैंने सोचना चालू किया कि किस मतलब विषय पर फैंटेसी बनाई जाए। तो मेरा ध्यान आज के क्या, भारतवर्ष की जो समस्याएं हैं, अगर आप उपन्यास पढ़ें तो उसके अंदर समस्याओं पर कटाक्ष है, व्यंग है। और व्यंग को रखते हुए मैंने उसमें एक, जो मेरी अपनी धारणा यही रही कि इस जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है, हम यहाँ तो हमारी सरकार निकाल नहीं सकती है। तो एक ये भगवान के हाथ में ही है सब, जो हमारे क्या कहते हैं देश चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है। तो उसके लिए मैंने एक ग्रह की कल्पना की, नयन ग्रह, जहाँ पर सतयुग के सिद्धांत चलते हैं, संस्कार संस्कृति सब वही है। हालांकि मैंने ये आज के वर्तमान के कहते हैं हिसाब से लिखी है। इसके अंदर कोई पौराणिक नहीं है, ना इसमें कोई माइथोलॉजी, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ पात्रों के नाम को अगर हम छोड़ दें, जो कि मैंने रामायण और महाभारत से लिए हैं, बाकी तो सब आज का ही इसके अंदर कहते हैं वर्णन है कि समस्याओं का समाधान इस तरीके से हो सकता है। मैंने परिकल्पना की, अब लेकिन उसमें से कुछ एक हकीकत में बदल गई। अब एक जगह मैंने कहा कि ये देश के भगोड़े होते हैं, ये कैसे, अगर जो भाग तो जाते हैं विदेश, इनको पकड़ा कैसे जाए। तो अब एक भगोड़ा तो आप सबको काफी चर्चा में है, चौकसी। तो मैंने क्या कहते हैं अपनी किताब में लिखा था कि जो एक, दो मैंने फिक्टिशियस जो कहते हैं पात्र रखे, कालिया और एक मोहनदास उर्फ मांगीलाल, जो बाद में मांगीलाल बन जाता है। उनको पकड़ने का जो फार्मूला था, बिल्कुल उसी फार्मूले के हिसाब से अब चौकसी साहब पकड़े गए। और दूसरा ये कि जो ड्रोन है, अभी आपने दो चार दिन पहले समाचारों में पढ़ा होगी, जम्मू के अंदर उड़ते हुए पाए गए, विस्फोटक भी उनमें मिला है, कल की न्यूज थी। तो वही ड्रोन की जो मैंने है कि बॉर्डर पे ड्रोन मिले, वो जासूसी कर रहे हैं। तो ये सत्य भी हो गया। हालांकि मेरी तो परिकल्पना ही थी ये, जो मैंने फैंटेसी में लिखी, और उसको कैसे समाधान किया जाए उसका भी मैंने एक समाधान दिया है, इन समस्याओं का। हालांकि इसके अंदर देश प्रेम भी है और वीरता भी है, वीरता के साथ प्रेम भी है।
और दो ग्रहों का युद्ध भी है इसमें, मतलब काफी चीजें हैं ये। एक वर्तमान में जो भारतीय समस्याएं हैं उनके ऊपर ताना बाना मैंने जो बुना है वो फैंटेसी एक बड़ी है। मैंने वो नैन ग्रह है कि वो पूरे विश्व के ऊपर नजर रखता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो नैन ग्रह है कहाँ। वो भारत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। ये मुख्य थीम है नैन ग्रह का। जी जी, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। मैं बस श्रोताओं से कह देना चाहता हूँ, अगर उन्हें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कहीं ना कहीं वॉइस ब्रेक हो रहा है। मनमोहन जी, आपको साफ सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़? आपकी आवाज तो मुझे साफ आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या साफ, या कोई प्रॉब्लम अभी है? बिल्कुल साफ आ रही है, बीच में थोड़ी अटक गई थी। जी जी, चलो आगे चलिए, बढ़ते चर्चा को हैं। आगे बढ़ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल, ये किताब है, फैंटेसी कवर बहुत अच्छा बना से है आप, इसका। जी हाँ, तो कवर नैन अच्छा ग्रह है के और ये किताब देख ओपनिंग के आपको कवर। क्या लग रहा है ये? देखिए, ये जो 324 पेज की किताब बनी है फाइनल, तो देख के तो बहुत खुशी होती है कि कितनी बड़ी किताब मैंने कभी लिखी नहीं। इससे पहले कहते हैं 175 जी पेज की मेरी अग्रेशन थी, और मैक्सिमम जो वो थी, और रिश्तों की छतरी भी 155 पेज की है। वो 324 यानी कि दो किताबों की एक किताब है, और इस किताब को हाथ में देख के एक बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है कि इसको मैंने लिखा। लिखने के अंदर मुझे मजा भी आया, पात्रों को गढ़ने में भी मजा आया कि इसके अंदर काफी पात्र हैं जो भ्रष्ट भी हैं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, या फिर अधिकारी हैं, उनको कैसे मतलब किया जाए। देखो, वैसे तो बड़ा मुश्किल है उन सबको भ्रष्टाचार को दूर करना, लेकिन एक मेरा फार्मूला है इस किताब में। जो इस किताब को पढ़ेंगे उनको आनंद आएगा और सहमत होंगे मेरे से कि भाई यही जो है ना फार्मूला है। इसी फार्मूले पे चलकर ही हम जो देश की समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं। जो फैंटेसी है वो हकीकत बनेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल, जैसे कि दो पात्र तो बिल्कुल हकीकत बन गए हैं, बाकी भी बनेंगे। मेरा तो यही मानना है। आप किताब पढ़िए, आप भी सहमत होंगे मेरी किताब से कि ये सिर्फ एक आज के संदर्भ में मैंने फैंटेसी लिखी है। जो नॉर्मल फैंटेसी जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जादुई दुनिया से, जादुई दुनिया इसके अंदर भी है कि, और इसके अंदर जो अगर हम देखें तो बैकग्राउंड जो मैंने लिया है वो बैकग्राउंड मेरा क्या कहते हैं रामायण और महाभारत काल से है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जैसे उनके पास अब युद्ध में उनके जो अस्त्र जो है वो आ जाते हैं आह्वान करके, उनके पास मिसाइल दिव्यास्त्र भी है। ऐसा ही कुछ मैंने इस पुस्तक में भी दिखाया है कि उनके पास हमारे अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं, और दुश्मनों को परास्त करने की उनकी वही तकनीक है जो उस समय हमारे जो भगवान तुल्य श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने समय में किया था, कुछ वैसे ही कहते हैं शत्रुओं को परास्त करने की तकनीक इस किताब में मैंने लिखी है। ये एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से मीलों दूर है, लेकिन हमारी सभ्यता से सबसे करीब है। महाभारत के कालखंड से, लेकिन उन्नति में हमारे से भी आज करोड़ों वर्ष आगे है। यह अदृश्य नैन ग्रह है जो कि किसी को नजर नहीं आता और किसी को पता भी नहीं है, लेकिन हमारी हर
कहते हैं एक हरकत वहाँ रिकॉर्ड होती है, और वो पृथ्वी को हर जगह की कहाँ क्या हो रहा है उनको पता होता है। उस हिसाब से वो भारत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी करते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत को संरक्षित करना है, उनको संरक्षण प्राप्त देना है। यह ग्रह जिसकी पूरी कार्य प्रणाली का उद्देश्य पृथ्वी पर बसे सभी भारतीयों की रक्षा करना है, जिसकी मौजूदगी से सभी अनजान हैं, लेकिन इस ग्रह के निवासी प्रजातंत्र के कुछ पदों पर आसीन है, जिसके लिए इंसानी विज्ञान बच्चों के खेल जैसा है। उनके लिए सरल है भक्षक बनकर आतंक की तरह राज करना पृथ्वी, मगर अपनी मर्यादाओं की पूरी दूरी बनाकर आज भी वे सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, चाहते हैं तो सिर्फ राम राज्य की स्थापना करना, कि भारत में राम राज्य हो, जिसकी हम देखो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आज भी हमारे बड़े बड़े कहते हैं कि अगर राज हो तो राम राज्य जैसे हो। काश वो सतयुग वापस आ जाए, कलयुग जैसे, जो हम हर रोज देखते हैं कि लड़ाई झगड़े आतंक सब हो रहा है। एक मानव की जो जिंदगी है वो कठिन है, वो सरल हो, तो उसको स्थापित करने का एक जो उन्होंने नैन ग्रह के सम्राट कृष्णदेव ने किया है प्रण। अब आप पढ़िए किताब को, आपको आनंद आएगा। और इस किताब के अंदर जो रहस्य है वो यही है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप किताब पढ़िए। नहीं, ये पाठकों को कहकर जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए कि जी हिंदी में एक परिकल्पना करना कि एक ऐसा ग्रह जो आप पे हर समय नजर रखे हुए है, और चाहे हमें लगता हो कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जी और नयन ग्रह उन बुराइयों को कलयुग समझ के चलने देता होगा, बट अनजाने में ही जाने अनजाने हमें ज्ञात भी नहीं होगा कि कितनी ऐसी विषम परिस्थितियों से नयन ग्रह ने हमें बचाया होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। आपकी कहानी के पात्रों को अंदाजा भी नहीं होगा कि छोटी मोटी चीजों को तो शायद नैन ग्रह नजरअंदाज करता भी होगा, क्योंकि आम जीवन में दखल अंदाज करना ज्यादा समय के साथ छेड़छाड़ तो करने जैसा है। नहीं है इसके अंदर, तो मेन है कि देखो आम जीवन को तो रोज के रोज डेली रूटीन को तो हम किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, वो मैंने उठाए हैं इसके अंदर। नैन ग्रह उनको सुधारने में लगा हुआ है। भ्रष्ट मंत्री हैं, आपको मालूम है घोटाले होते हैं, और घोटाले होके अगर बाहर भागा भी जाता है, उनको कैसे पकड़ना है और भ्रष्ट मंत्रियों को कैसे सजा देनी है, ये परिकल्पना मेरी है। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आप सहमत होंगे। वैसे तो हर कोई खुले मुंह से कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन किताब पढ़िए नहीं, आप। मुझे आपसे ये जानना था, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे तो बोर्डम थे, हमसे ज्यादा तकनीकी चीजों में आगे नहीं थे, उनके पास थी सुविधाएं, समझ होगी समाज की बहुत बेहतरीन उन्होंने की। पर जिस तरह की टेक्निक, पावर, विजिलेंस, सर्विलेंस आपने दिखाई कि नैन के हर चीज पे नजर रखा हुआ है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या हमारा आंतरिक विषयों का मुल्क हो, चाहे वो हमारा सभासद संसद में हो रही घटनाओं से लेकर हो, या कहीं पे स्पाइस का रहना हो, इतनी विकसित टेक्नोलॉजी डेवलप करना और अपने पूरे ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय मिशनों से बचा के रखना कि कोई उनको भी ना देख पाए, इस तकनीक को समझने वाले लोगों के नाम आज भी पौराणिक है। कृष्ण देव राय, संजय राय, इस तरह से जो हमारे लोगों में एक धारणा बनी हुई कि हमारे पूर्वज तो बिल्कुल ही उस तकनीक से दूर थे, वो पूर्वज आज किस संभव है कि वो आज हमसे भी आगे है? ऐसा कैसे संभव हुआ? आपकी देखिए परिकल्पना में अगर हम ऐसा क्या गूढ़ रहस्य रहा पात्रों को लेके, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ कि आज वो हमसे भी कई हजारों साल आगे हैं? देखिए इसमें अगर हम देखें तो, अगर हम अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें तो उसके अंदर भी जैसे कि आप देखिए कि विमान भी आता है, और उसके बाद आप देखें तो उनके पास दिव्यास्त्र भी थे, जो कि आप मिसाइल्स वगैरह कह सकते हैं आज के समय।
जो अदृश्य की मैंने कल्पना की है कि उनके जो सीमा है उसके पार कोई नहीं जा सकता। तो अगर हम लक्ष्मण रेखा का जिक्र करें तो वो सबसे ज्यादा तकनीक थी, और तिलिस्म भी था, पूरा मिसाइल भी थे उनके पास, सिर्फ आह्वान करने चाहिए उनके पास आ जाते थे, दिव्यास्त्र भी थे। तो ये कल्पना मेरे काम आई लिखने में। और बाकी जो आज की टेक्निक है, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर प्रणाली, उपग्रह, जहाँ से हम पूरे विश्व पर नजर रखते हैं, और सब अपनी दिशाएं होती हैं कि मिसाइल जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो इसका जो मिश्रण है मैंने किया है कि आधुनिक का और पौराणिक, इन दोनों का मिश्रण करके मैंने परिकल्पना की है। तो पुराने ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि उस समय भी विज्ञान था, और हमारे पास दिव्यास्त्र भी थे, जिसे आप अदृश्य मिसाइल कह सकते हैं, जो कि सरल इच्छा शक्ति से मिल जाते थे। कुछ ऐसी ही कल्पना मैंने अदृश्य मिसाइल्स की इसके अंदर किताब में भी की है। तो बेस मैंने पौराणिक कहानियों से, जो कथाएं हैं हमारी राम और कृष्ण की, उसमें से लिया है, लेकिन सब आधुनिक संदर्भों में लिखा है। मैंने उनका कहीं वर्णन नहीं किया कि पात्र मेरे उस कहते हैं जमाने के हैं, पात्र सारे आज 21वीं सदी के ही हैं। और 21वीं सदी की जो समस्याएं हैं भारत की, उसको तो सुलझाने में मुझे लगता है मेरे फार्मूले काफी काम आ सकते हैं। एक तो घोड़ा पकड़ा भी गया है उसी फार्मूले पे। ठीक है, अभी वो इंडिया नहीं आया, आ जाएगा। उम्मीद है सरकार ले आएगी उसको। फार्मूला बिल्कुल सेम है। अब वो जो वहां के प्रधानमंत्री भी कहते हैं एंटीगा के कि भाई अपनी महिला मित्र के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए वो चला गया। अब इसके अंदर फार्मूला तो वही है कि जाल में फंस गया वो। अब वो पुराने जमाने में भी जो ऋषियों की तपस्या भी इसी किस्म से भंग की जाती थी। अप्सराएं आती थी और ऋषियों की तपस्या भंग होती थी, और हमारे भगवानों की भी तपस्या तो ऐसे ही भंग होगी। हाँ, विश्वामित्र इस चीज में सबसे ज्यादा बदनाम ऋषि माने जाते हैं कि मोहिनी की जाल में फंसे। जी। हर कहानी में एक मोहन करने वाली मोहिनी होती है, और ये किताबों से बाहर निकल के जब एक सजीव चित्रण ले लेती है, तो आप क्या समझते हैं कि नैन ग्रह ने विश्व कल्याण को छोड़ सिर्फ भारत कल्याण की तरफ क्यों ध्यान दिया? वो उसके पीछे मेरा एक ही कारण था कि विश्व कल्याण को तो देखिए, क्योंकि विश्व की कई समस्याएं हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग समस्याएं हैं, जिसके बारे में मुझे भी इतना मालूम नहीं है। तो जिन बातों से मैं अनजान हूँ तो उनकी कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत की समस्याएं, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं और आज तक, इस वजह से उन समस्याओं का ही समाधान मैंने नहन ग्रह के माध्यम से ढूंढा है। कि और इसलिए मैंने ये दिखाया कि इसके अंदर जो नयन ग्रह के निवासी हैं वो हमारे पूर्वज थे, जो कि नयन ग्रह में जाके फंस गए थे। तो उस वजह से मेरा ये संभव नहीं है कि मैं बाकी पूरे विश्व को इसमें कवर करूं। उसके लिए तो एक मतलब काफी में कवर करना भी मुश्किल है। और उसमें पाठकों की जो रुचि है वो भी इतनी नहीं है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है या अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े चैप्टर अगर मैं दिखाऊं तो। इसलिए भारत से ही संबंधित मैंने जो समस्याएं हैं उसकी परिकल्पना करके मैंने टोटल जो नैन ग्रह लिखा है, उनका मकसद सिर्फ भारत को प्रोटेक्ट करना है। बाकी जगह वहां वो हर जगह नहीं पहुंच सकते।
क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, ग्रह की मतलब छोटा सा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह नहीं है। इस तरह विश्व की जगह मैंने सिर्फ भारत को ही चुना है कि भारत की जो समस्याएं हैं अगर वही अगर सॉल्व हो जाती है तो मेरी परिकल्पना कहते हैं जितनी हकीकत में बदले मुझे अच्छा लगेगा। एक एक सवाल पौराणिक पाठकों को आ सकता है कि नैन ग्रह के सामने ही अखंड भारत आज टुकड़े होते होते हुए भारत से इंडिया बन गया। जी ये क्या नैन ग्रह की विफलताओं में एक सूचक माना जा सकता है? नहीं, विफलता तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि ये मैंने आज के संदर्भ में ही लिखा है। इसके अंदर मैं पुराना भारत जो आजादी से पहले था 47 से पहले उसके ऊपर मैं नहीं गया। मैंने आज का जो 2020-21 का भारत है, जो 21वीं सदी का भारत है, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए नए ग्रह की कल्पना की है। और पुरानी समस्याओं का की पार्टीशन बचा सकता था या नहीं बचा सकता था, उस तरफ मैंने इस पे क्या कहते हैं कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ मैंने लिखा भी नहीं है इसमें। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो हो चुका है उसको ध्यान में ना रखिए, जो आज हो रहा है वर्तमान में, अगर हम वर्तमान सुधार लें तो भविष्य हमारा अपने आप ही सुधर जाएगा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि पीछे जो हो चुका है उन पे कुछ नहीं किया जा सकता, पर हम आज वर्तमान में वो सारे काम कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य बहुत बेहतर हो। तो शायद ये कुछ छोटे मोटे बिल्कुल सवाल बिल्कुल, होंगे वर्तमान की नैन जितनी रेख स्थिति। के पाठकों के मन में कि जी एक लेखक कौन सी समय सीमा तय करता है जहाँ से उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो शोभा जी का सवाल यही था कि आप जानना चाहती हैं नैन रेख की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। मतलब वो वाली बात तो प्रेरणा सबको पता है कि मैंने कहा था आपको फैंटेसी लिखने के लिए, बट ये फैंटेसी अच्छा, नैन ग्रह ही होगी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर मैं कहते हैं आपने मेरे लेखक परिचय में भी पढ़ा होगा कि मैंने अपना जो कहानियां लिखने से भी पहले सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर में लेटर टू एडिटर्स वगैरह में लिखना स्टार्ट किया था। तो वो जो पॉलिटिकल एंड जो सामाजिक मुद्दे होते थे उसके अंदर पत्र मेरे तकरीबन 10 से 1 साल छपे। तो शुरुआत तो वहां से हुई कि जो भारत की स्थिति है उसके ऊपर मेरे कमेंट्स आते थे। और जब फैंटेसी लिखने की बात आई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि इसमें जो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसकी इतनी समस्याएं हैं, अगर इसी समस्याओं पर ही फैंटेसी लिखी जाए तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और इसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए जो कि भ्रष्टाचार है और न्याय प्रणाली है भारत की जिसके अंदर न्याय ढंग से नहीं मिलता है, अपराधी अगर पकड़े भी जाते हैं उनका सजा मिलने का प्रावधान बहुत ही मतलब पब्लिक जो है स्कैंडल भूल जाती है लेकिन फिर नए स्कैंडल आ जाते हैं। तो जो अपराधी हैं उनको दंड देना, वो इस मैंने नैन ग्रह में सोचा है। और ये कि इसके अंदर दो मिनिस्टर हैं, कैसे दंड पाते हैं, भ्रष्टाचार है, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, प्रजातंत्र है। अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, भारत में प्रजातंत्र कहते हैं है, लेकिन प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र ये है कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हर इलेक्शन में प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर देखा जाए तो प्रतिनिधि हमारी ही ऐसी तैसी लगती है, क्योंकि मैंने साफ इस किताब में लिखा है कि हमारे जो एमएलए और एमपी हैं वो अपने स्वार्थ की योजनाएं बनाते हैं जिससे उनको फायदा हो। उससे अगर पब्लिक को बिल्कुल फायदा बिल्कुल। हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहता कि नहीं होता है, कुछ होता है, लेकिन असली फायदा उन मिनिस्टर को और सरकार में जो ब्यूरोक्रेट बैठते हैं उनको अधिक होता है, जनता तो बचती रहती है। वो देखिए ऐसा है ना कि बरसात हुई है तो कोई ना कोई तो भीग ही गई, जमीन भीगे ना भीगे।
जी हाँ, जी हाँ। हमारे जितेंद्र नाथ जी का आपसे एक ही सवाल है कि एक तरफ नैन ग्रह, दूसरी तरफ रिश्तों की छतरी, फिर अदृश्य, इतनी विविधता और इतना विस्तार कैसे सोच पाते हैं? साथ ही साथ देव प्रकाश जी का भी सेम सवाल है कि आपने हॉरर उपन्यास लिखे जैसे अदृश्यम और कुछ पारिवारिक उपन्यास जैसे रिश्तों की छतरी, अब नैन ग्रह, आप अलग अलग विधाओं पर लेखों को कैसे तैयार रहते हैं? तो विधाओं की ये विविधता और उनके लिए सोच और अपनी कलम को ये कहलवाना कि विधा के अनुसार लिखना भी है, कितना कठिन हो जाता है और कितना सरल हो जाता है आपके लेखन जीवन में? एक तो मुझे जो है ना, हर विधा की किताब पढ़ने में आनंद आता है। मैं मतलब किसी एक श्रेणी की किताब नहीं पढ़ता। मैं धार्मिक, आध्यात्मिक, जासूसी, थ्रिलर, सामाजिक, हॉरर, मतलब हास्य व्यंग, मतलब जो भी जितनी भी विधाएं हैं मैं सबके अंदर पढ़ता हूँ। और इसलिए मुझे कहते हैं रुचि भी होती है कि मैं लिखूं उन सभी विधाओं में, कोशिश करूं कि मैं उसके अंदर। और मेरा मुख्य उद्देश्य जब मैं किताब लिखता हूँ तो पॉइंट्स में जो दिमाग में रखता हूँ वो होता है कि आ, हमारे आसपास क्या घट रहा है, हमारे आसपास सब चीज। हमें जो है मनुष्य के जीवन के अंदर हास्य भी है, हॉरर भी है, प्रेम भी है, व्यंग भी है, कठिनाइयां भी है। और उन सबको मतलब एक्सपीरियंस करते हुए मेरी कोशिश होती है कि उन सब विषयों पर लिखा जाए, क्योंकि कहीं ना कुछ अनुभव किया होता है, पात्रों से मिला हुआ होता हूँ, या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हुआ है किसी पात्र के बारे में, या कभी किसी के साथ मिला हूँ मैं, या कभी अनुभव किया है, कुछ अपने निजी हैं, कुछ आपके हैं। उन सबको मिलाकर हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ लिखने की मतलब प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा इसलिए मिलती है कि रुचि, मेरी रुचि है। मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। अगर मैं ये नहीं कि जैसे कई पाठक होते हैं जो सिर्फ सामाजिक पढ़ते हैं, कुछ प्रेम पढ़ते हैं। मैं तो जितनी भी विधा आप नाम ले लीजिए, मैं सबके अंदर मेरी रुचि है। कोई भी आप किसी विधा की किताब दे दीजिए, विधा की श्रेणी की, मैं सब पढ़ लेता हूँ। इसलिए जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है पढ़ने से क्योंकि बौद्धिक विकास होता है, फिर सोच विकसित होती है, और फिर लिखने के आइडियाज भी मिलते हैं। सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूँ, वहाँ पे हर किस्म की खबरें होती हैं, कई तो कहानियों की, और उसमें मतलब पात्र मुझे न्यूज़पेपर से ही मिल जाते हैं, जिनको फिर बाद में मैं अपने ढंग से विकसित करके लिखता हूँ। आपके हाथ में मेरी किताब है और मैं भी आपको, चलो ये जो है नैन ग्रह, तो अच्छा लगता है कि ये 324 पेज की जो किताब है, पहले मतलब कोशिश करूंगा कि और भी किताबें मैं लिखूं, और अलग अलग शैलियों में लिखूं। प्रयास मेरा यही रहेगा कि कुछ हटकर लिखने के लिए मैं मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट भी करूं। जो एक रूटीन की किताब है वो ना लिख के एक्सपेरिमेंट के साथ किताब लिखूं, जिसके अंदर आपको अच्छा लगे। और ये फ्लैप कवर आपने काफी अच्छा बनाया है इस बार। आपका माइक बंद है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। मैं पाठकों को मैं पाठकों को यही बताना चाह रहा था कि कवर बहुत बड़े हैं, फ्लैप्स ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि कवर का विस्तार बहुत अच्छे से हुआ है। हाँ, फ्लैप कवर और है। हाँ, नयन ग्रह के पहला पन्ना खोलते ही आपको ये नयन ग्रह पढ़ने को मिलता है। फिर जी आपको जी। मनमोहन जी का जो हमेशा से रहा है कि श्री हरि के चरणों में समर्पित ये किताब
जो आप सभी पाठकों के हाथ में है। आप इसकी टाइप सेटिंग देख सकते हैं, बहुत साफ ये बहुत अच्छी है, किताब लिखी प्रिंटिंग हुई अच्छी है। है, और मेरा जो समर्पण श्री हरि के चरणों में और खड़े जिन रहती। लोगों को हमेशा वो रहता है कि किताब, फ्लाइडेम्स की किताबों की सॉफ्टनेस क्या होती है, आप ये देख सकते हैं कि ये किताब अच्छे खासे से फोल्ड भी हो जाती है, इतनी मोटी किताब होने जी के जी बावजूद भी आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस का बहुत ध्यान रखा गया है। जिन लोगों को समस्या होती है कि पन्ने खोलने में कितनी तकलीफ हो सकती है, आप देख सकते हैं पन्ने बहुत आसानी से खुलते हैं इसके। फ्लाइड्रीम्स की किताबों में ये 324 पन्नों की किताब है, तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर से इसकी जो स्विफ्टनेस है वो इतनी अच्छी मेंटेन की गई है। तो फ्लाइड्रीम्स की किताबें आप जरूर पढ़ें, नयन ग्रे। खास बात जो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें हमेशा एक लेखक का परिचय आया है। इस बार लेखक का परिचय नहीं, लेखक का पूरा जीवन जीवनी एक छोटे आपने से, लिखवाई। हाँ, छोटी सी जीवनी ही है मनमोहन जी की, जो 319 पन्नों से शुरू होती है। और आप जैसा देख सकते हैं कि ये जीवन परिचय शुरू हो रहा है यहाँ से, उसके बाद ये एक, ये दो, ये तीसरे पन्ने पे जाके यहाँ पे मनमोहन जी का जीवन परिचय समाप्त हो रहा है। उसके बाद इनकी उपलब्धियों का पूरा एक पन्ना है जो आगे चलता है। तो मनमोहन जी को करीब से जानने के लिए, उनका बचपन, उनका जीवन देखने के लिए आप ये लेखक परिचय जरूर पढ़ें। और उम्मीद है कि मनमोहन जी इसमें अपने जीवन के आने वाली किताबों में कई और किस्से जोड़ते जाएंगे, और जो नए पाठक मनमोहन जी को पढ़ रहे हैं उनको ये किताब में मनमोहन जी का जीवन, उनका लेखन और शायद कई ऐसी छोटी छोटी कहानियां भी पढ़ने को मिलेगी जो अमूमन वैसे प्रकाशित होने में रह जाती है। तो जी। आप कवर को गौर से देख सकते हैं कि पूरा नयन ग्रह है, एक ग्रह जिस जो आप पे नजर बनाए हुए हैं। और इस कवर के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। आप देखिए, गोरिल्ला गुफा है इसमें एक, जो हम बताना भूल गए कि सजा देने के लिए वहां पे जेल नहीं है। नैन ग्रह में गोरिल्ला गुफा है, वहां पे जो आतंकवादी और जो भी भगोड़े हैं उनको उस गुफा में रखा जाता है। उनको मानसिक यातना इतनी दी जाती है कि वो पागल हो जाते हैं। तो मैं देख पा रहा उनको हूँ यहाँ पे लैब्स भी हैं जहाँ पे नए हथियार बन रहे हैं, लैब भी है। और आधुनिक बिल्कुल, हथियारों आप से देखिए, लैस। हाँ। मिसाइल भी हैं और विमान इनका भी विमान हैं। कैसा है जो अदृश्य हो जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, विमान अदृश्य होते हैं, उनके मिसाइल्स अदृश्य होते हैं, और हम्म। उनके बहुत सारे सिस्टम है अदृश्य होते हैं। क्योंकि ये तो हमारी पौराणिक कथाओं में लिखे हुए हैं कि सब अदृश्य हैं। आप सिर्फ आह्वान करते हैं, और आपके दिव्यास्त्र आपके हाथ में होते हैं। आप लेके साथ में नहीं चलते। चाहे अर्जुन के पास थे, चाहे कहते हैं राम के पास थे, सबके पास जो दिव्यास्त्र थे वो तो उसी समय जब उनकी जरूरत होती है तभी आते हैं। उनका संग्रह नहीं होता। जब आप ये पढ़ते हैं नैन ग्रह, तो अमूमन जहाँ तक मुझे याद है ये किताब आपके बाकी उपन्यासों की तरह एक वो जो हमारा स्टैंडर्ड है कि 40-50 हजार शब्दों तक रह गई थी। ऐसा क्या सजेशंस आए एडिटर की तरफ से कि कहानी छटने की बजाय अपने आधे स्वरूप से बढ़ते हुए आज इतने बड़े स्वरूप में 80,000 शब्दों को पार कर गई? हाँ, मैं अनुराग जी और आपका क्या कहते हैं इसमें आभार प्रकट करता हूँ। जब एडिटिंग के कहानी मैंने तो कम लिखी थी, शायद 55,000 या ऐसे ही शब्दों में समेट दी थी। लेकिन जब अनुराग जी के इनपुट्स मिले तो उसके बाद कुछ चैप्टर मैंने कम कर दिए, और कुछ बढ़ाए, और कुछ उसमें नए पात्र भी आए। अब आते गए तो मैं उनको समेटते समेटते तो उनको विस्तृत हो गया। और विस्तृत मुझे लगता है वो उनके जो इनपुट्स थे वो काफी अच्छे थे। जो कहानी जो 55,000 की, 85,000 शब्दों में 87,000 की ये फाइल बनी है टोटल जीवन परिचय और सब लगा के। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है एडिटर का कि जब वो किताब को पढ़ते हैं और अपने इनपुट देते हैं तो जब दोनों का समन्वय बनता है
तो उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, जो कि मुझे इस किताब में नजर आती है। बिल्कुल इसमें कई बिल्कुल। पहलू जो मैंने छोड़ दिया है, वो उनकी बारीक जो पारखी नजर थी, अनुराग जी को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ बिल्कुल बहुत कि बेहतरीन उन्होंने काम हुआ है कुछ जो किताब कि में। अब उनका अपना एक्सपीरियंस किताब में काम हुआ है, और 2 बार काम हुआ है। एक बार मैंने लिखा, फिर उनके इनपुट्स आए, फिर मैंने लिखा, लेकिन मैं उनकी तारीफ अनुराग कर जी रहा हूँ के कि शब्द उन्होंने बहुत हैं जल्दी। फ्लैग पे, मैं वो पढ़ जी देता हूँ पाठकों के लिए जी जी जी। कि हिंदी में ऐसी कहानियों की सख्त जरूरत है। फंतासी कहानियां रचना बहुत आसान काम नहीं है, और हिंदी में ये विधा लगभग कम ही पढ़ने को मिलती है। बेशक नयनगढ़ अपने नए विषय और अपनी बेहतरीन कहानी से फंतासी प्रेमियों को आकर्षित करेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। ये बहुत देखने में है कि आप समय के साथ साथ जैसे आपने कहा कि रिश्तों की छतरी, पुरानी डायरी, हौसला, रस रंग, अदृश्यम जैसी बेहतरीन और विभिन्न विषयों पर कहानियां लिखने वाले लेखक श्री मनमोहन भाटिया जी का हिंदी की फंतासी विधा में एक नया प्रयोग है, नयन ग्रह। तो ये बिल्कुल प्रयोग है, और मेरे ये प्रयोग है ना, अगली किताबों में भी चलते रहेंगे, क्योंकि हाँ, एक तो अगली किताबों जो के लिए पाठक पूछ रहे हैं कि आपकी अगली किताब कौन सी आने वाली है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मनमोहन जी को खुद नहीं पता रहता है कि फ्लाइट ड्रीम की कौन सी अगली किताब लेके आएगा, क्योंकि मनमोहन जी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 3-4 किताबें हमें सौंप चुके हैं। सब अपने अपने अंतिम चरणों पे है, अंतिम एडिटिंग और अंतिम कवर डिजाइन। और क्योंकि वो अलग अलग विधाओं पे है, तो मैं बस विधाओं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूँ कि हाँ, एक क्राइम उपन्यास जल्द ही लिख के लेके आने वाले हैं मनमोहन जी। क्राइम की विधा में ये उनका पहला उपन्यास हो, और जिस विधा को मनमोहन जी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते आए हैं, मतलब कई विधाओं से इनको डर नहीं लगता, पर जिस विधा से इन्हें डर लगता आया है, जिसके बारे में मनमोहन जी ने इससे पहले कई इंटरव्यू में कहा, हास्य, उस पर भी मनमोहन जी ने अपनी कलम को विराम नहीं दिया है, पूर्ण किया है, और वो अंतिम चरण संपादन के है। और हास्य पे आपको ये किताब देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हॉरर में अ, भूतिया हवेली जो हमारी बीच में से गायब हो गई थी, उसका एक नवीन लघु उपन्यास मनमोहन जी ने तैयार किया है। ये अदृश्यम से हटके थोड़ा हॉरर है, पर क्योंकि हमारे मनमोहन जी को कहते हैं ना कि अपने पात्रों से लगाव होता है, तो ये सुदर्शन और विवेक के कई कारनामों में से एक कारनामा है जो आप सबके बीच आने वाला है, भूतिया हवेली हा हा हु। तो बहुत जल्द ही 3-4 किताबें आपको मनमोहन जी की कलम से पढ़ने को मिलेंगी। और आप सब इसी तरह से प्यार बनाए रखें, मनमोहन जी से जुड़े रहें, इनकी कहानियों को ऐसे ही प्रेम देते रहें, ताकि मनमोहन जी को मन से इतना प्रेम जब आप लोगों से मिलेगा तो वो उसी प्रेम को अपनी कई और कहानियों में विस्तार करेंगे। और हमेशा ये देखा गया है कि पहली जो किताब होती है वो एक तरह से शुरुआत होती है, सारा जो चैलेंज शुरू होता है वो अगली किताबों से शुरू होता है। और मैं यही मानता हूँ कि पिछले 3 सालों में एज ए लेखक मनमोहन जी खुद बता सकते हैं, और जिस पे हम ये आखिरी प्रश्न रहेगा, मनमोहन जी एज ए लेखक आप बताएं कि 2006 से आपने लेखन शुरू किया, और कुछ 2018 तक ये लेखन आपका कई पत्रिकाओं, कई ऑनलाइन मीडियम, कई सोशल मीडिया, कई भाषाओं पे प्रकाशित होते होते आपको लेखक तो बनाता था, पर एक लेखक होने की अनुभूति शायद आपने जितना बहुत कहा है कि वो देता नहीं था। पहले किताब के प्रकाशन से लेके आज 2021 में नयन ग्रह के प्रकाशन तक, एज ए लेखक जो जो चीजें आपने सीखी है, जिन जिन गलतियों पे आपने सुधार किया है, जिन जिन बातों को आपने अपनी पॉजिटिविटी माना है कि ये मेरी कलम की पहचान है, वो सारी चीजें आप आज पाठकों और लेखकों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें, और उन्हें बताएं कि क्या कारण है आपके रूटीन का कि आप नियमित समय से इतनी सारी विधाओं में कहानियां पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। देखिए, पढ़ने का तो शौक मुझे शुरू से था, और मैंने पढ़ना तो, लिखना तो काफी बाद में आरंभ किया, 2006 से।
पढ़ता तो मैं क्या तो 1974 या उससे पहले स्कूल कॉलेज से ही मैंने पढ़ता था, धीरे धीरे पढ़ता रहा और 2006 में मेरी पहली जो कहानी थी प्रकाशित हुई थी। 2006 से 2018 तक तो, तो मेरी कहानियां पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रही और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी रही। उसमें जब प्रकाशन के लिए फ्राइडे में पहली किताब आई, तो उसके अंदर जो कहानियां थी में बहुत फर्क है कि जब एक प्रकाशक ऑनलाइन पत्रिका में जब हम कहानी लिखते हैं, वो कहानी या तो वो स्वीकार कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। कारण हमें पता चलता नहीं। उन्होंने स्वीकार कर ली, छाप दी और उनकी पसंद आ गई तो मजे की बात होती है कि एक प्रकाशक अगर एक पत्रिका वाला एक कहानी रिजेक्ट कर देता है, वही कहानी दूसरी रिजेक्टेड कहानी दूसरी पत्रिका में छप जाती है। सबके अपने अपने फार्मूले हैं, क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फ्लाइट ड्रीम में जब 2018 में मेरी पहली किताब छपी भूतिया हवेली, उसके बाद रिश्तों की छतरी, फिर तीसरी किताब थी कुछ नहीं, और फिर दृश्यम, उसके बाद पुरानी डायरी, रंग, हौसला, फासले और अब नयन ग्रह। इसमें जितनी भी पहले मेरी कुछ लिखी हुई कहानियां थी, उनको कहानियों को मैंने दोबारा से आज के संदर्भ में एडिट किया। कुछ पात्र जो आज से मैंने अगर 15 साल पहले लिखे, तो जो चीजें उस समय होती थी उस हिसाब से लिखा था, लेकिन उनको मैंने पूरा एडिट कर दिया। दोबारा से पढ़ा और उसमें एडिट करके कुछ कहानियां बढ़ गई, कुछ कहानियों के मतलब छोटी हो गई। जैसे कि अभी बताया कि नयन ग्रह 55,000 से 85,000 शब्दों की हो गई, डिस्कशन करते थे। तो इसलिए जो पब्लिशर और एडिटर के साथ डिस्कशन होता है वो पहले पत्र पत्रिकाओं में कभी नहीं था। लेकिन पब्लिशर जब मेरे ख्याल से जैन के साथ मेरी कई बार डिस्कशन होती है, वो अपने इनपुट देते हैं और इनपुट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं उनकी लेखनी में जरूर इस्तेमाल करता हूँ, उस हिसाब से एडिट भी करता हूँ। कई बार कुछ मैं रिजेक्ट भी कर देता हूँ, कुछ मेरा वो रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार मैं उनका रिजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन ये आपसी जो बातचीत होती है और फिर दोबारा पढ़ना, पहले किताब लिखी या एक कहानी भी लिखी, उसको पढ़ा, उसके बाद दोबारा पढ़ा। जब 2-3 बार हम पढ़ते हैं अपनी किताब को पब्लिशर को देने से पहले, बीच में हम डिस्कशन करते रहते हैं, तो वो जो क्या कहते हैं प्रोसेस था, कि पहले मेरी लाइफ में नहीं था। जो हम कहानी लिखते थे, भेज दी, पसंद आई ठीक है, नहीं तो वही कहानी मैं कहीं और भेज देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक उपन्यास अगर किताब लिख दी, जैन को दे दी, तो जैन पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये इसके अंदर ये चेंजेस होगा या नहीं होगा। वो फिर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें कैसे करना चाहिए एक मतलब रीडेबल इंटरेस्टिंग बुक बनाने के लिए। देखिए, मैं जब लिखता हूँ अपनी कोशिश रहती है कि पाठक को इंटरेस्टिंग बुक मिले पढ़ने को, ताकि उसकी रुचि बनी रहे। अधिकांश पाठकों की जो अगर पसंद आ जाती है तो लेखक सफल है उसमें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी हमारी होती है वो होती है पब्लिशर और एडिटर। मेन पब्लिशर की जैन के बाद किताब गई, उसने सब्जेक्ट देखा। अब सब्जेक्ट तो मैंने कई जैसे लिखा है, सामाजिक भी, प्रेम भी, हॉरर भी, थ्रिलर भी आ रहा है और हास्य भी आ रहा है और पौराणिक संदर्भ में भी एक प्रेम कहानी, मतलब कई विषय में मैं लिख रहा हूँ जो कि धीरे धीरे किताब की शेप लेंगे। उसके अंदर जब पब्लिशर के साथ बात होती तो वो फिर जो किताब बनती है वो इंटरेस्टिंग किताब बनती है। पाठक उसमें रस लेते हैं। कुछ चीजें जो लिखते समय हमारे दिमाग से छूट जाती है, वो उस समय उसके अंदर उनके सुझाव जब हम क्रियान्वित करते हैं। किताब, अब मैं कहता हूँ हर किसी को पाठक जो भी लेखक है, पाठक जो भी लेखक है, वो इस प्रोसेस से गुजरता है। प्रोसेस बड़ा लंबा है और इस जो धैर्य रखना चाहिए हर लेखक को कि
किताब जब लिखी है तो उस किताब को लिखने और प्रकाशन में कई बार 2-3 साल का गैप भी आया। ये नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट फ्लाइट टीम को भेजी, वो तुरंत छाप देंगे। होता ये है कि नैन ग्रह पहले आ गई है, उससे पहले की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अभी भी पड़ी हुई है। अब वो अपने समय पर है। जैसे कि इन्होंने अभी बताया, वो सब पहले की, जो इन्होंने 2-3 बताया कि जो अभी मेरी आने वाली है, नैन ग्रह बात की है और वो पहले की है। ये प्रोसेस चलता रहता है कि कौन सी किताब पहले आएगी, बाद में आएगी, और जो इनपुट्स है वो अपने एक्सपीरियंस से देते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से किताब लिखते हैं, पब्लिशर अपने एक्सपीरियंस से हमें इनपुट देता है कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और जब हम पढ़ते हैं बाकी लेखकों को, इसके अंदर मैं लेखकों को भी यही राय दूंगा, जैसे पाठकों को कहा है, लेखकों को भी यही राय दूंगा कि हर शैली की, हर विषय की किताबें पढ़े। तभी देखो, किताब अगर आप सिर्फ एक मनोरंजन भी देती है और बौद्धिक विकास भी, मेरी लाइब्रेरी में देखेंगे और मेरे किंडल में भी देखेंगे तो हर विषय की किताबें, आध्यात्मिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, मतलब मर्डर मिस्ट्री भी है, साथ में सामाजिक, प्रेम, हास्य, इवन की मेरी तो बाल बच्चों के लिए भी किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं, उनको भी मैं पढ़ लेता हूँ। कि हर किस्म की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें आपका बौद्धिक विकास भी होगा, पाठकों का, उनकी रुचि होगी, उनकी जो सोचने की जो शक्ति है, और अपने एक्सपीरियंस में, हालांकि मैं देखो, मैं जितना भी लिखता हूँ, एक युवा जो लेखक है या युवा पाठक है, वो, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी जो इर्द गिर्द है वो उसको अनुभव करता है, और कई बातों में जो एक्सपीरियंस से सीखता है। अब मेरी उम्र 63 साल हो गई है कि मैंने जो जीवन के सावन और दूसरे धूप छाँव और हर मौसम को देखा है, सुख दुख सब अनुभव किए हैं, उनको मैं अपनी लेखनी में प्रस्तुत करता हूँ। जबकि एक युवा जो लेखक है, जब वो इन एक्सपीरियंस से, इस दौर से गुजरता है, तो उसको एक्सपीरियंस आता है। अब उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जो मशहूर शायर है, आप कोई भी देखिए, उनकी जो शायरी पढ़िए, कविताएं पढ़िए, जो बहुत मशहूर, उन वो ऐसा आप कहते हो कि लिख लेते हैं, इसलिए लिखते हैं कि उनको जीवन का एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं, अपना जीवनी पूरी उसके अंदर, शेर के अंदर 2 लाइनों में, 4 लाइनों में वो सुना देते हैं। जब हम कहते हैं कहानी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस को कल्पना के अंदर मिक्स करते हैं। कुछ सच होता है और कुछ उसमें कल्पना हमारी होती है, उसका मिक्सचर। बिल्कुल। तो मैं सभी पाठकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े, और जल्दी हमारी कोशिश रहेगी मनमोहन जी नई किताब के साथ आप सबके बीच उपलब्ध हो। तो मैं बैक कंटेंट पढ़ देता हूँ। पृथ्वी से मीलों दूर लेकिन हमारी सभ्यता से सबसे करीब, उत्पत्ति महाभारत के कालखंड से लेकिन उन्नति में हमसे करोड़ों वर्ष आगे। अदृश्य है वो हमारी नजरों से, लेकिन हमारी हर एक हलचल पर है उनकी नजर। कलयुग में भी सतयुग सा जीवन, और उद्देश्य सिर्फ एक, संरक्षण। एक ग्रह जिसकी पूरी कार्य प्रणाली का उद्देश्य पृथ्वी पर बसे सभी भारतीयों की रक्षा करना है, जिसकी मौजूदगी से सभी अनजान है, लेकिन इस ग्रह के निवासी प्रजातंत्र के उच्च पदों पर आसीन है। जिनके लिए इंसानी विज्ञान बच्चों की खेल जैसा है, उनके लिए सरल है भक्षक बनना, आक्रांता की तरह राज करना पृथ्वी पर, मगर अपनी मर्यादाओं की दूरी बनाकर। आज भी वे सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, चाहते हैं तो सिर्फ राम राज्य की स्थापना, एक ऐसा गुप्त स्थान जिससे भारत सहित विश्व के सभी देशों की दशा और दिशा तय होती है, जो कहलाती है नयन ग्रह, एक अदृश्य ग्रह की कहानी। तो नयन ग्रह एक शानदार किताब, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा मेरे हाथों का गैप है। और पूरा एक फ्लैप कवर हमने फ्लैटेंस के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड करवाया है।
तो ये फ्लैप कई बार आपको बुक मार्कर की तरह भी हेल्प कर सकता है कि आप इसको बीच में कहीं रख के एज ए बुक मार्क भी यूज कर सकते हैं। अ, और बहुत सारी इसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, पाठकों की जो हमेशा डिमांड रहती है कि पन्ने खुलने के बाद वो पूरी तरह से साफ दिखाई दे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बॉटम मार्जिन से कोई फर्क पड़ता होगा। अमूमन बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया गया है और इसी सारी चीजों का समन्वय एक लेखक की अच्छी लिखी किताब और प्रकाशक के द्वारा एक किताब को सुंदर स्वरूप देना पाठकों के हाथ में एक बहुत बेहतरीन किताब को पहुंचाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोहन भाटिया जी का, जो हमारे लिए शानदार से शानदार नवीन विधाओं पे किताब लिखते रहते हैं। और हम फिर एक नई परिचर्चा पर आप सबके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत